हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में भी जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो गृह सज्जा के बारे में, जो हमारा आंतरिक गृह सज्जा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें आपने सबसे पहले देखा कि आंतरिक सज्जा क्यों की जाती है, यानी कि सजावट क्या है, सजावट का उद्देश्य क्या है, सजावट कितने प्रकार से किया जाता है, जिसमें आपने संरचनात्मक और सजावटी डिजाइन के बारे में बात किया था। साथ ही साथ हमने कला के तत्वों और कला के सिद्धांतों पर भी चर्चा किया। इन्हीं कला के तत्वों में आपका रंग आता है, प्रकाश आता है। आपने रंग के बारे में पहले ही देख लिया है। हमने प्रकाश व्यवस्था के बारे में बात की, हमने फर्श बिछावन के बारे में देखा, हमने तमाम प्रकार के फर्नीचर के बारे में देखा। कल हमारी जो चर्चा होना स्टार्ट हुआ था वो हमने किया था पुष्प व्यवस्था पर, यानी कि फ्लावर डेकोरेशन के बारे में हमने समझना स्टार्ट किया था। आज आपकी होम मैनेजमेंट की लास्ट क्लास है। आज हम फ्लावर डेकोरेशन को आज समाप्त कर लेंगे। जो कल की हमारी क्लास हुई थी उसमें आपने किन-किन चीज़ों को देखा था, एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि पीडीएफ आपका वही है अभी। कल की क्लास में आपने सबसे पहले ये समझा था कि पुष्प व्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। बड़े साधारण से शब्दों में हमने समझा था कि पुष्पों के द्वारा जो की गई व्यवस्था होती है उसी को हम पुष्प व्यवस्था के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमने ये पुष्प व्यवस्था के या पुष्प सज्जा के इतिहास के बारे में चर्चा किया था, जो आपसे 2 क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। पहला ये कि पुष्प सज्जा का जो जन्म हुआ या पुष्प सज्जा का विकास कहाँ पर हुआ? तो चीन में हुआ। लेकिन चीन की आदत है कि वो अपनी जो भी कलाकारी है उसको बाहर नहीं जाने देती है। तो इसका जो प्रचार-प्रसार का काम किया गया वो जापानियों के द्वारा किया गया, ठीक? फिर उसके बाद हमने पुष्प सज्जा के महत्व को देखा। अब ये महत्व चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे सौंदर्य की दृष्टि से हो, चाहे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व हो, चाहे सजावट की दृष्टि से हो या फिर व्यक्तित्व की दृष्टि से हो, संतुष्टि की दृष्टि से हो या फिर आर्थिक दृष्टि से हो। आपको पता है कि हमने पुष्प सज्जा को एक व्यवसाय का रूप दे दिया है। आजकल हमारे घरों में कोई भी छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम हो तो बिना फ्लावर डेकोरेशन के पूरा नहीं होता है। अगर हमारा बजट बहुत कम है तो हम खुद ही कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी बहुत अच्छी डेकोरेशन चाहिए होती है तो हम जो व्यवस्था करते हैं, जो पुष्प सज्जा करते हैं उनको बुलाते हैं। है ना? फिर हमने देखा था पुष्प सज्जा की कुछ शैलियों के बारे में हमने चर्चा किया था। जिसमें सबसे पहले आपने अमेरिकन शैली की बात की थी, जिसमें आप तांबे का फूलदान उपयोग करते हैं और बड़े फूलों से सज्जा करते हैं। साथ ही साथ आपने कॉलोनियल या फिर 18वीं शताब्दी की शैली की बात की थी, जिसमें आप पोर्सिलीन, ये पोर्सिलीन जो है, ये शब्द आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो हम पोर्सिलीन या चांदी के पात्र का उपयोग करते हैं। इसमें हम वक्र लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम गुलाब और लिली के फूलों को सामूहिक पुष्प सज्जा की जाती है। सामूहिक का मतलब समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम एक बुकेट किसी के लिए लेते हैं, तो बुकेट में क्या होता है? कई फूल एक साथ होते हैं, समूह में होते हैं, वही तो हम देते हैं। तो ये उसी को ही हम सामूहिक सज्जा के नाम से जानते हैं। फिर हमने बात की थी फेडरल क्लासिक की। फेडरल क्लासिक क्या था? तो इसमें हत्थे वाले या फिर प्याले नुमा फूलदान का उपयोग किया जाता है। इसमें औपचारिक पुष्प व्यवस्था की जाती है। हल्के और नाजुक रंगों का हम प्रयोग कर रहे थे। इसमें भी गुलाब, डेल्फिनियम और जो सफ़ेद स्टॉक वाले फूल होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमने जापानी शैली की बात की थी। इसमें आप सादे, ऊँचे और नीचे पात्रों का उपयोग कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें हम रेखाओं को ज़्यादा महत्व देते थे।
अभी जब हम जापानी पुष्प सज्जा की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, हालाँकि ये सब आपने कल देखा था। फिर हमने बात किया आधुनिक सज्जा की, या फिर आधुनिक, या जिसे हम 20वीं शताब्दी की शैली के नाम से जानते हैं। इस शैली में सादे आधारीय रंगों के ज्यामितीय पात्रों का उपयोग कर रहे थे और इसमें पुष्प व्यवस्था खुली होती थी। फिर हमने अलग से जापानी पुष्प सज्जा की बात की थी, जिसमें आपने कई नाम सुने थे। रिका सुना था, शोका सुना था, मेरिबाना सुना था, नाजीरे सुना था, सिटू सज्जा का नाम सुना था। साथ ही साथ आपने टोकोबाना, जो कि जापान का जो पूजा स्थल है, हम उसको टोकोबाना के नाम से जानते हैं। इकेबाना, ये जो पुष्प सज्जा है, इसे हम इकेबाना के नाम से जानते हैं। और इकेबाना का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है नहीं, बार-बार पूछा गया है। तो इकेबाना का शाब्दिक अर्थ होता है जीवित पुष्प। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो जापानी पुष्प व्यवस्था होती है, उसमें रेखाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुख्य तौर पर हम 3 रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। कौन-कौन सा था? सिन था, जिसमें जो सबसे लंबी रेखा होती है, मध्य में होती है, 90 डिग्री के कोण पर होती है, साथ ही साथ ये स्वर्ग को इंगित करता है। ये यहाँ से आपसे ये किसको इंगित करता है? स्वर्ग को इंगित करता है। साथ ही साथ अगर सो की बात करें तो ये 45 डिग्री के कोण पर होता है और ये मानव को इंगित करता है। लास्ट है आपका हाइकी, जो कि पृथ्वी को इंगित करता है। ये 75 डिग्री के कोण पर होता है, इसका झुकाव नीचे की तरफ होता है। फिर हमने देखा था बहाव की दिशा के आधार पर पुष्प सज्जा के बारे में बात किया था, जिसमें आपने 4 प्रकार की पुष्प सज्जा देखी थी बहाव के दिशा में। सबसे पहले आपने लंबवत देखा था, फिर आपने तिरछी रेखा देखा था, फिर आपने लटकती हुई सज्जा देखा था और लास्ट में हमने बात किया था तैरती हुई पुष्प सज्जा के बारे में बात किया था। इतनी बात हमारी कल की क्लास में हो चुकी थी। यानी कि आपने इतना सारा सब कुछ कल देखा था। आज हमने कल की क्लास को रिकॉल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ गई होंगी, आपने चीज़ों को रिकॉल कर लिया होगा। ठीक? चलिए, अब हमें बात करना है आज अपना इसी में पुष्प व्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पुष्प सज्जा का ही आपका एक प्रकार है। पुष्प सज्जा में हम पुष्प व्यवस्था के प्रकार को देखने वाले हैं। तो ये जो आपका पुष्प व्यवस्था है, इसी को हम पुष्प विन्यास भी कहते हैं। इसकी लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ व्यवस्था के जो तरीके हैं, तरीकों के क्षेत्र में पाए जाने वाले परिमार्जन भी हुए हैं, बदलाव भी हुए हैं। आजकल हम बात करें अगर घरों की, होटलों की या फिर किसी अन्य समुदाय की या निजी क्षेत्रों में हम बात करें, अनेक आकारों, स्वरूपों, इन सब की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। व्यक्ति की जो कलात्मक अभिरुचि है, वो सौंदर्य आस्था इस क्षेत्र में नित्य प्रति आपको बढ़ती ही जा रही है। लोगों का रुझान पुष्प व्यवस्था की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं लिया जा रहा है। आपने देखा होगा, जब पहले सजावट की जाती थी, तो उसमें हम इतना ज़्यादा पुष्प व्यवस्था पर जोर नहीं देते थे। इतना ज़्यादा हम पुष्प व्यवस्था नहीं करते थे। या फिर आपने देखा होगा, तो पहले जो व्यवस्थाएँ होती थी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ पीछे जाएँ, अगर हम 15-20 साल पहले जाएँ, तो आपको पता होगा कि पुष्प व्यवस्था जो की जाती थी, उसमें ज़्यादातर ये जो आपके नकली फूल होते हैं, मतलब कि ये जो आपके प्लास्टिक वगैरह के फूल होते हैं, इन सब का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो हम बिल्कुल ओरिजिनल फूलों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सजावट आजकल बढ़ती ही जा रही है। इनकी आप देखेंगे कहीं-कहीं पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फूलों से ही सजावट की जाती है और किसी चीज़ की सजावट नहीं होती है, फूल और पर्दे का ही इस्तेमाल करके हम सजावट को करते हैं। तो मतलब ये पर्दे और ये फूल, इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, दिन-प्रतिदिन ये बढ़ने का ही नाम ले रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले ये हम अपने घरों पर अपने हिसाब से कर लेते थे, लेकिन अब ये एक व्यवसाय का रूप ले चुके हैं। चाहे हम पर्दे की व्यवस्था करें
या फिर चाहे हम फूलों की व्यवस्था की बात करें, तो इन सभी ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। अगर पुष्प व्यवस्था की बात की जाए तो सामान्यतः पुष्प व्यवस्था कुछ 3-4 प्रकार से की जाती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय पुष्प व्यवस्था की, यानी कि रेखीय डिज़ाइन में पुष्प व्यवस्था कैसे की जाती है। तो अगर हम पुष्प व्यवस्था की बात करें, तो पुष्प टहनियाँ हो गए, पत्तियों की वो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था जो मूल रूप से रेखाओं पर आधारित है। उसे उसे रेखीय पुष्प व्यवस्था कहते हैं। मतलब जब आपने पुष्प, टहनियाँ, पत्तियों की व्यवस्था जो कि मूल रूप से रेखा पर आधारित होती हैं, तो उसी को हम जो है रेखीय पुष्प व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और ये शैली पूर्वी और पश्चिमी शैली का एक मिला-जुला रूप होता है। कम समय में आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करते हुए एक सरल और सुंदर तरीका होता है ये। अगर आपके पास समय कम है और आपको एक साधारण सी सुंदर सी डेकोरेशन करनी है, तो आप ये देखिए पुष्प व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पुष्प हो गया, पत्तियाँ हो गईं, टहनियाँ हो गईं, कम लगती हैं तथा किसी भी उपलब्ध उथले पात्र में हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप रेखीय पुष्प व्यवस्था कर रहे हो, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो आपके पास सामग्री है, उसमें गुणवत्ता अधिक होनी चाहिए, ना कि आपके पास सामग्री बहुत हो। स्वरूप प्रदान करने वाली रेखाओं को स्पष्ट रूप से पहले आप अपने मन मस्तिष्क में बना लें, फिर आप डेकोरेशन करें। जो आकार आप देना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। रेखीय व्यवस्था रेखीय व्यवस्था के लिए हमें आवश्यक वस्तुओं में उथले फूलदान, तारों के गुच्छों की वांछनीयता हो। उथले फूलदान किसी भी कोण से व्यवस्था संभव बनाते हैं। तो जब भी आप व्यवस्था करें रेखाओं में आप पुष्प सज्जा करें, तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। या फिर आप जैसे आधार बना लिए, तो आधार बनाने के लिए इन आधार रेखाओं पर आपको पुष्प लगाना चाहिए। बाह्य रेखाएँ आपकी सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए। तो जब भी आप रेखाओं का इस्तेमाल करें, तो कोई भी सज्जा करें, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपको कुछ खाली स्थान दिखनी चाहिए, ठीक? इसमें टहनी कम लगती है। आप किसी भी ये आपके पास कोई भी उथला हुआ पात्र उपलब्ध हो, तो आप उसमें इस व्यवस्था को कर सकते हैं, ठीक? दूसरी जो आपकी व्यवस्था होती है, वो होती है समूह शैली में व्यवस्था करना। आपने पहले एक रेखा कर लिया, दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा आपका है समूह शैली में व्यवस्था करना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं एक मास स्टाइल में, एक समूह में कर रहे हैं। तो समूह पुष्प व्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? या अगर हम समूह पुष्प व्यवस्था कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? समूह पुष्प व्यवस्था का मतलब है कि सुंदर फूलों को चुनकर व्यवस्थित कर सुंदर फूलदान में लगाना। जैसे जो आपके पास एक एक कोई पात्र होता है और आपने उसमें कई फूलों को सुंदर-सुंदर फूलों को इकट्ठा करके एक पात्र में रख दिया है, गुच्छा बना लिया है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? समूह शैली व्यवस्था कहलाता है। और पारंपरिक भाषा में हम इसे गुलदस्ता तैयार करना भी कहते हैं। गुलदस्ता आप सभी ने देखा होगा। हम कुछ जो हमारे पास जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने जब आप इंटर या हाई स्कूल में थे, तब आपने गुलदस्ता ज़रूर बनाकर प्रैक्टिकल में दिया होगा अपने कॉलेज में या स्कूल में जहाँ भी थे आप। तो अगर आप ये कॉलेज में थे वहाँ भी आपने कुछ न कुछ चीज़ें बनाई होगी, बट जो गुलदस्ता वग़ैरह है, ये तो हम हाई स्कूल, इंटर में भी देते हैं। तो आप सभी ने गुलदस्ता ज़रूर बनाया होगा। तो वो गुलदस्ता हम कपड़ों से या कोई ऐसे मार्केट से जो फ्लावर बनाने वाले जो डेकोरेशन के लिए जो सामान आता है, उससे बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो पुष्प सज्जा की बात हो रही है, वही गुलदस्ते की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम असली फूलों से सजावट करते हैं। ठीक? वस्तुतः यह ब्रिटिश राज्य द्वारा
प्रारंभ किया गया था या आरंभ किया, पुष्प शैली है। हमारे देश में आज भी यही व्यवस्था पारंपरिक व्यवस्था के रूप में अपनाई जाती है। अगर हमें पुष्प व्यवस्था करना है या किसी को देना है तो हम क्या करते हैं? इसी तरह से तो एक बुकेट तैयार करते हैं और देते हैं। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था में रेखाओं की अपेक्षा रंगों पर हम ज़्यादा महत्व देते हैं और सज्जा के लिए ऊंचे पात्रों का चुनाव करते हैं। और इस व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में आप फूल, पत्ती, टहनी इन सब का प्रयोग करते हैं। आपको याद हो तो जो आप गुलदस्ता बनाते थे, उसमें आप पत्तियां भी रखते थे, टहनियां भी रखते थे, फूल भी रखते थे, इनफैक्ट कलियां भी रखते थे ना? तो विभिन्न रेखाओं, आकृतियों, स्पर्शों वाले पुष्पों को सुंदरता की दृष्टिकोण से ऐसा समूहीकृत करना ही आपका ऐसे हम समूहीकृत करते थे ताकि जो आपकी पुष्प सज्जा है, गुलदस्ता वाली पुष्प सज्जा है, वो आकर्षक लगे, सुंदर में देखने में सुंदर भी लगे। और इस जो सज्जा हम ये करते थे, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि ये आकर्षक और सुंदर बने। तो जब आप ऐसे गुलदस्ता बना रहे हों, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले पात्र चुनकर उसमें पानी भर दें। इतना पानी कि टहनियों का जो अंतिम सिरा है, उसमें डूबा रहे। पात्रों में ऊपरी सिरे पर कुछ तारों की जाली भी लगी होनी चाहिए। तो आपने गुलदस्ता कैसे बनाया है, बस वही चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगली जो पुष्प व्यवस्था है, वो है आपकी मिली-जुली पुष्प सज्जा। मिली-जुली पुष्प सज्जा क्या है? तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट होता है, मिली-जुली पुष्प सज्जा होती है, ये पुष्प सज्जा, रेखीय पुष्प सज्जा और जो आपकी सामूहिक पुष्प व्यवस्था है, इन दोनों का मिला-जुला हुआ रूप होता है। इसमें आप रेखा और रंग दोनों को ही महत्व देते हैं। क्योंकि आपने जो पहली व्यवस्था देखी थी, रेखीय व्यवस्था देखी थी, उसमें आपने रेखा को महत्व दिया था। बट जो आपने दूसरी देखी यानी कि समूह वाली शैली देखी, उसमें आपने रंगों का महत्व दिया। जब हम बात करेंगे इन मिली-जुली पुष्प सज्जा की, तो जो ये मिली-जुली पुष्प सज्जा है, इसमें आपको रेखा और रंग दोनों को समान महत्व देना है। केंद्र में सामूहिकृत शैली व बाह्य आकृतियां रेखीय शैली में रखी जाती हैं और ये इस प्रकार की ये जो मिली जुली शैली है ये आजकल काफी प्रचलन में आ रही हैं। ठीक। चौथी जो आपकी पुष्प सज्जा है वो है लघु पुष्प सज्जा और ये आपकी आखिरी पुष्प सज्जा है। जब हम बात करते हैं लघु पुष्प सज्जा की, तो किसी छोटे स्थान, तिपाई अथवा शोकेस में रखने हेतु 5 इंच तक की लंबाई की पुष्प व्यवस्था लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत आती है। मतलब जो आपने देखा होगा हम अपने जैसे ये मान लेते हैं क्या है आपके पास घरों में आपने टेबल पर रख दिया, खाने के टेबल पर रख दिया, आपने कहीं पर शोकेस पर रख दिया, जो छोटे-छोटे हम पुष्प व्यवस्था रखते हैं। तो इसमें छोटे आकार के फूलदान, पत्तियाँ प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पात्र भी छोटे बाउल आदि के रूप में होता है। अच्छा कभी-कभी आपने देखा होगा हम अपने टीवी पर भी फूलदान रखते हैं ना? हम जैसे जो हमारे खाने का टेबल है, वहाँ रख देते हैं। अपने स्टडी टेबल पर भी छोटा-सा फूलदान रख देते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा लोग गाड़ी में आगे आगे जो है भगवान की फ़ोटो भी लगाते हैं और आस-पास में वहीं फूलदान भी छोटा-छोटा रख लेते हैं। तो वो आपकी बिल्कुल लघु पुष्प सज्जा होती है। और मरीज के खाने अथवा नाश्ते के साथ होटल में रूम सर्विस में ले जाने के हेतु किताबों की शेल्फ पर इन सब का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक? तो ये जो हमारी छोटी या लघु पुष्प व्यवस्था है, ये आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक? जैसे जब हम किसी मरीज के लिए खाना लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये छोटा वाला अपना पुष्प सज्जा की व्यवस्था कर लिए रहते हैं या आप कहीं होटल में जाएँगे तो वहाँ भी देखने को मिलेगा कि आपको छोटी पुष्प व्यवस्था आपके टेबल पर देखने को मिल जाती है या जो रूम सर्विस के लिए जाते हैं वहाँ पर भी रखी मिल जाती है। तो ये आपने 4 प्रकार की पुष्प व्यवस्था के बारे में बात किया। क्या कौन-कौन सी? एक आपकी रेखीय शैली पुष्प व्यवस्था, दूसरी आपकी समूह शैली पुष्प व्यवस्था,
तीसरी आपकी मिली-जुली व्यवस्था और चौथी है आपकी लघु पुष्प व्यवस्था। ये आपने पुष्प व्यवस्था के प्रकार को समझ लिया और कल आपने कई चीज़ों के बारे में देखा था, चाहे वो आपके जापानी पुष्प सज्जा की बात हो रही हो जिसमें हम रिका, शोका, इकेबाना, नाजीरे इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो कल की क्लास भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, उसमें जो आपने जापानी पुष्प सज्जा की बात की थी, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक? चलिए, ये तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी पुष्प व्यवस्था हम करते हैं। अब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे अगर आपको अपने फूलों को ताज़ा रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं, सुबह आपने फूल तोड़ा और शाम तक या दोपहर तक आपका फूल मुरझा जाता है। अब हमारा फूल मुरझाए ना, वो ताज़ा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ थोड़ी सावधानियाँ बरतते हैं, तो हमारे फूल जो होंगे, वो जल्दी से मतलब सूखेंगे नहीं, ताज़ा बने रहेंगे। ठीक? किन-किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? पहला, पात्र में नमक डालना। जैसे जो भी आपने पात्र इस्तेमाल किया है, जिसमें आपको फूल रखना है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा? नमक ये उपाय हैं आपके फूलों को ताज़ा रखने के। पूछा जाता है कि फूलों को ताज़ा रखने के लिए आप फूलदान में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम साधारण सी बात है ध्यान रखेंगे कि फूल को ताज़ा रखने के लिए हम क्या करेंगे अपने फूलदान में नमक डालेंगे। साथ ही साथ बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। तांबे के फूलदान अगर आप तांबे के फूलदान का उपयोग करते हैं, तो भी आपका पुष्प जो है वो ताज़ा बना रहता है। साथ ही साथ पात्र में 2-3 चांदी के सिक्के डाल देना और अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेना। मतलब जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अपने पात्र में 2-3 चांदी के सिक्के डाल देते हैं या फिर तांबे के फूलदान का इस्तेमाल करते हैं, बोरिक एसिड डालते हैं या नमक डालते हैं, तो ये आपके फूलों को ताज़ा बनाए रखने का कार्य करते हैं। इससे जो हमारे पुष्प होते हैं, वो ताज़ा बने रहते हैं। साथ ही साथ और कुछ चीज़ों को डाल सकते हैं जैसे परमैंगनेट ऑफ पोटेशियम का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अ, अर्ध खिले फूलों का उपयोग करते हैं। जब आप फूल तोड़ते हैं तो आपको अर्ध खिले जब फूल आपने देखा होगा, सुबह आपने कोई अर्ध खिला फूल तोड़ा और शाम तक वो खिल जाता है। तो जब आप फूल तोड़ रहे हों, तो कोशिश करिए कि अर्ध खिले फूल को आप तोड़ रहे हों, ठीक? साथ ही साथ सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद काटना। मतलब जब आप फूल को काट रहे हों, तो कब काटना चाहिए? आपको दिन में उपयुक्त समय में ही फूलों को काटना आवश्यक होता है। एकदम सुबह या देर रात फूलों को काटना सबसे उत्तम समय होता है क्योंकि इस समय फूलों के जो ऊपरी सिरे होते हैं उनमें अधिक पानी भोजन होता है और इस नियम का अपवाद केवल गुलाब के लिए है क्योंकि गुलाब को दोपहर में काटना अति उत्तम होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब आप फूल काट रहे हो तो आपको दोपहर के समय सिर्फ गुलाब का फूल काटेंगे, बाकी जो आपको सूर्योदय से पहले एकदम सुबह-सुबह या फिर सूर्योदय के बाद मतलब रात में फूल को काटना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उसके सिरों में अधिक पानी और भोजन होता है। जिस फूल को हम काट रहे हैं उसके विकास की अवस्था का भी ध्यान हमें होना चाहिए। लय और भिन्नता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि कुछ फूलदान एकदम कुछ फूल आपके एकदम कली के रूप में चाहिए और कुछ ऐसे हों जो परिपक्व हों, विकसित हों। ऐसे फूलों का हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक? तो हमें ऐसे जब फूलों का उपयोग करेंगे तो हमारे फूलदान में ये शोभा बढ़ाएँगे। अगर आप एकदम पूरा खिला-खिला फूल ले लिए हैं, तो वो क्या होगा? तो वो आपका मुरझा जाएगा बहुत जल्दी। साथ ही साथ जैसे ये तो आपने बात की कि फूल को हमें कब काटना चाहिए, ठीक? अब जैसे फूलों के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है? कि फूल का नियम क्या है? कि फूल को आपको प्रातः काल तोड़ना चाहिए।
जैसे आपने अभी-अभी बात की कि फूलों को आपको कब तोड़ना चाहिए, तो फूलों को हमें सुबह-सुबह तोड़ना चाहिए, एकदम प्रातः काल में तोड़ना चाहिए, ठीक? साथ ही साथ तिरछा काटना चाहिए। मतलब हमेशा फूलों की जो डंठल हो उसको ऐसे कैसे अभी ऐसे आपको फूल काटने चाहिए, ऐसे तिरछे में हो। मतलब ये तब भी कम नुकीला है, अगर आप फूल काट रहे हैं तो आपका जो फूल हो ऐसे हो, कुछ इस तरह से हो, ऐसे नुकीला काटना चाहिए। इस तरीके के डंठल का बड़ा भाग खुला होने से डंठल की जो छोटी कोशिका हैं वो खुली रहती हैं और पानी को ग्रहण करने में सक्षम भी होती हैं। अगर डंठल का निचला सिरा चपटा होगा तो पात्र में आप रखा जाता है तो डंठल का निचला सिरा पात्र के तल में चिपक जाता है और पानी ये नहीं ले पाता है। तो डंठल को जब आप तिरछा काटते हैं, तिरछा काटने से ये छुरी उँगली पर लगने का डर भी नहीं रहता है और अगर हम पिन या जो होल्डर होता है उसका उपयोग करते हैं तो डंठल को कोड़ से काटने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक? तो ये आपके जब आप काट रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पात्र की माप, जैसे अभी यही आपने क्या देखा, ये आपने देखा आपने पात्र के माप की बात करें। आपका पात्र जो है इतना बड़ा है, ठीक? और आपने जो टहनी काटी है वो बिल्कुल छोटी-सी काट दी है। तो ये तो यहीं तक आके रह गया। या फिर आपने अगर पात्र छोटा-सा लिया है और टहनी इतनी बड़ी काट दी, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमें ये नियम होता है कि जब हम पुष्पों को काट रहे हों तो हमें अपने पात्र के माप का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा ना हो कि पात्र हमारा बिल्कुल छोटा-सा है और हमने क्या किया है, हमने टहनी बहुत बड़ी ले ली है या फिर पात्र हमारा लंबा-सा है और हमने टहनियों को बिल्कुल छोटा-सा रखा है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगली बात करें हम टहनियों की लंबाई में भिन्नता। अच्छा, जब आप पुष्प सज्जा कर रहे हों, तो क्या आपने कभी देखा है कि फूल सारे सारे फूलों की टहनियाँ एक बराबर हों? क्या ऐसा होता है? अगर हम बात करें टहनियों की, तो हमारी टहनियाँ क्या सारी ऐसे एक बराबर होती हैं? नहीं। जब हम टहनियाँ काटते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक टहनी एक दूसरी टहनी से छोटी हो, हर टहनी बराबर ना हो। जैसे जैसे जब आप यहाँ पर एक फूलदान ये आपका छोटा-सा एक फूलदान हो गया, ठीक? आप जब इसमें पुष्प व्यवस्था कर रहे हो, तो एक टहनी आपकी इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, ऐसे होनी चाहिए। टहनियों में आपकी भिन्नता होनी चाहिए। जब अगर यही है आपका एक हो गया और आपने सारी टहनियाँ एक बराबर कर दी हैं, तो वो फूल आपका अच्छा नहीं लगेगा। उसमें आकर्षक ही नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। साथ ही साथ जब आप टहनियों में भिन्नता देख रहे हैं, आपको जो जैसे आपने जब फूलदान का उपयोग किया, जो आपका सबसे आकर्षक पुष्प हो, उसको आपको बीच में रखना चाहिए। हम क्या करते हैं अगर हमारे पास जैसे आपके पास 3 गुलदस्ता है, ठीक? हम यहाँ पर एक फूल की ना बात करके हम गुलदस्ते की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास अ, फूलों का गुच्छा है मतलब कई गुलदस्ते हैं और आपको सारे गुलदस्तों को एक साथ रखना है, तो जो सबसे अच्छा फूल वाला गुलदस्ता होगा हम उसको बीच में रखते हैं। यही तो करते हैं ना? तो जो आपके पुष्प सज्जा में जो फूल आपका सबसे अच्छा होगा उसे आप केंद्र में रखेंगे, वो आपका आकर्षक लगेगा और जो आपके और पुष्प हैं उनमें जो भी कमियाँ होंगी वो उनको छिपा लेगा। साथ ही साथ सरल सजावट हो। जब आप पुष्प सज्जा कर रहे हों, तो बिल्कुल सरल होना चाहिए। उसमें कोई बहुत ज़्यादा तिकड़मबाज़ी नहीं करना चाहिए कि हम इसका भी फूल लगा दें, उसका भी फूल लगा दें, फूलों के ऊपर टहनियाँ फूलों के ऊपर पत्तियाँ लगा दें, टेप से चिपका दें, नहीं। बिल्कुल अपने फ्लावर डेकोरेशन को हमें सिंपल रखना है। जितना सिंपल रखेंगे उतना ही सुंदर लगेगा। जैसे आपने देखा होगा जब कोई ऐसे मान लेते हैं मंदिर ही सजाया गया है या आप जो देखेंगे अभी जो आपके थंबनेल पर जो 2 हमने इमेज लगाई है वो इमेज बिल्कुल सादी हैं।
एक तो ऐसे-ऐसे सजावट की गई है, दूसरे में बस ऐसे ही लटकन दी गई है, लेकिन वो कितना सादा और कितना सुंदर लग रहा है। तो हमें अपने सजावट में सादगी रखनी है। अगला है 3 3 फूल प्रयोग करना। मतलब आप अगर एक ही फूल इस्तेमाल करते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है। अगर बहुत तरह के फूल आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो हमें अपने सजावट में 3 फूल प्रयोग कर लेना चाहिए। 2 3 फूल, 4 फूल हो सकता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 फूल ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा कलर के या बहुत तरीके के फूल इस्तेमाल ना करें। 2-3 कलर के फूल हम इस्तेमाल करें, तो उससे सुंदरता बनी रहेगी। नहीं तो आप सोच के देखिए, अगर आपने एक गुलदस्ता बनाया है और उसमें आपने लाल, पीला, नीला, काला, हरा, गुलाबी, बैंगनी जो भी है, सारे कलर एक-एक लगा दिए हैं और वहीं आपके बगल में एक और गुलदस्ता आपने उतने ही फूलों का लगाया है, बस मतलब उसमें आपने 3-4 फूल इस्तेमाल किए। एक हमने मान लिया गेंदा और एक हमने मान लिया गुलाब, एक हमने मान लिया गुलाब तो ख़ैर आपका झड़ जाता है, लेकिन फिर भी कोई और एक आपने मानते हैं आपने एक लाल कलर का फूल ले लिया, एक आपने गुलाबी कलर के या हरे रंग के फूल का इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी, सिर्फ़ आपने 2-3 रंग के फूल का इस्तेमाल कर लिया, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगला है प्राकृतिक सजावट, मतलब जो भी आपने डेकोरेशन की है, वो आपकी प्राकृतिक सजावट लगनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि वो देखने में आकर्षक ना लगे बल्कि अनाकर्षक लगने लगे। टहनी व्यवस्था को एक दूसरे के ऊपर ना हो। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो आप टहनियों की व्यवस्था कर रहे हो उसमें भिन्नता होनी चाहिए। अगर सारी टहनियाँ एक एक ही साइज़ की होंगी तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। कैसे एक फूल दूसरे के ऊपर ऐसे चिपका सा रहेगा। तो जब आप ये व्यवस्था करें तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि एक टहनी दूसरी टहनी पर ना जाकर पड़े, ठीक? अगला है आपका प्रयोग आने वाले साधन। जैसे जब आप पुष्प व्यवस्था कर रहे हों, तब आपको किन-किन चीज़ों का किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि पुष्प सज्जा में आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कैंची हो गया। कैंची क्यों? कैंची क्यों लेते हैं? काटने के लिए काम आता है। तो जब आप सजावट करेंगे तो आपको कुछ न कुछ काटना होगा, चाहे आपको पुष्प डेकोरेशन में चाहे आपको पत्तियाँ काटनी हो, डंठल काटना हो, कुछ भी काटना हो, तो काटने की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। साथ ही साथ आप शुष्क पत्तियाँ लेते हैं। जैसे जब आप डेकोरेशन करते हैं तब आपको इनकी आवश्यकता पड़ती है, शुष्क पत्तियों की, सुईदार होल्डर की आवश्यकता पड़ती है, तांबे के तार की आवश्यकता पड़ती है, हरे रंग के टेप की आवश्यकता पड़ती है। हरे रंग का टेप और तांबे का तार क्या काम करेगा? हरे रंग के टेप से आप तांबे के तार पर लपेट कर क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं टहनियों को, जब आप डेकोरेशन करते हैं। साथ ही साथ आपके पास बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की कैंची होनी चाहिए, सुई का इस्तेमाल आप करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका लिखा नहीं गया है, आपको स्टेम होल्डर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप अपने तनों को टाँगते हैं, तो वो आपका होता है स्टेम होल्डर। ये आपको फूलदान की आवश्यकता पड़ती है, फूलदान में आप डेकोरेशन करते हैं, फूलदान की बनावट भी अलग-अलग होती है, तो आप अलग-अलग तरीके से जिस प्रकार से हमको सज्जा करनी होती है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम ये जो हमारा फूलदान है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा कहीं पर हमें उथले पात्र की आवश्यकता होती है, कहीं हमें लंबे पात्र की आवश्यकता होती है, कहीं छोटे पात्र की आवश्यकता होती है। तो अलग-अलग डेकोरेशन के लिए हमें अलग-अलग पात्रों की आवश्यकता होती है। तो हम उसी के हिसाब से अपना इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कैंची हो, सुई हो, तांबे का तार हो और हरे रंग का टेप हो, बड़ी कैंची हो, होल्डर हो, पिन होल्डर हो, आपका ये फूलदान हो, साथ ही साथ आपका स्टेम होल्डर हो, इन सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी समझ पर आप सोच विचार कर भी जवाब दे सकते हैं। कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक? तो ये आज आपने पुष्प सज्जा समझा,
क्लास हमारी थोड़ी-सी छोटी ही है क्योंकि हमने इसके आधे पार्ट को कल ही डिस्कस कर लिया था। तो आज आपका पुष्प व्यवस्था समाप्त हो गया। कल हमें क्या करना है? कल संडे ही है और हमें प्रैक्टिस भी करने हैं। तो पिछले यानी कि जो आपने लास्ट वीक में इस वाले वीक में जो भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी आपकी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेंगे कि हमें किन-किन टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार आए होंगे चैनल पर, तो उन्होंने अभी तक न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नहीं ली होगी। तो एक बार हम परसों अपना देख लेंगे कि हमें न्यूट्रिशन साइंस में क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, उसी के हिसाब से हम अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपकी प्रैक्टिस ही चलेगी, अब हम थ्योरी की क्लास नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आए, तो आप बताइएगा, हम उसको अलग से कर लेंगे। बाकी अब थ्योरी की क्लास आपकी नहीं होगी, अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रैक्टिस सेशन करेंगे, सिर्फ़ हमारा प्रैक्टिस ही चलेगा। हाँ, लेकिन वो टॉपिक वाइज़ चलेगा, जैसे हम टॉपिक वाइज़ अपनी थ्योरी की क्लास करते हैं वैसे ही। प्रैक्टिस आपकी हर दिन होगी, लगभग 50 क्वेश्चन हमारा डेली चलेगा। तो आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। आप लोग जो भी अभी लास्ट वीक आपको पढ़ाया गया है, उन सब का आप रिवीज़न कर कर आइएगा। कल की क्लास में हम प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो आपके पुष्प व्यवस्था हो, मतलब आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी आपकी जो आंतरिक गृह सज्जा है, इसी से रिलेटेड होंगे, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था से हों, चाहे सजावट से हों, चाहे आपके पर्दे से हों, चाहे आपके पर्दे के साथ-साथ पुष्प व्यवस्था से हों, फर्श बिछावन इन सब से हों, इन्हीं सब से क्वेश्चन लिए गए हैं। कल की क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम नहीं जॉइन किया है, तो वो जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जॉइन कर सकते हैं क्योंकि हर रोज़ रात बजे आपको वहाँ पर क्विज़ करवाई जाती है जिसमें 5 ही क्वेश्चन होते हैं, बट आपके रिवीजन के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 1 साल से हम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तब भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर हो जाएँगे। और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपको 1 क्वेश्चन पर डे मिलता है। अगर आप इसको भी करते हैं, तो आपका पूरा-पूरा रिवीज़न हो जाता है। ठीक? चलिए, तो और साथ ही साथ आप में से जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, पेड ग्रुप में ऐड हैं, उनके लिए कल एक जो भी हमने क्या था कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी थी, तो आप थोड़ा-सा उनको पढ़ के रखिएगा। बाकी हमने चैनल पर भी सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है आपको, हर एक टॉपिक के साथ में, तो आप लोग रिवीज़न करते रहिए और अपनी तैयारी को मज़बूत बनाए रखिए। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है और हर एक स्टेट के लिए, चाहे आप बिहार की बात करें, चाहे आप DSSS की बात कर लें, चाहे आप यूपी की बात कर लें, कोई भी टीजीटी, पीजीटी एक बार आप सिलेबस अपना उठाकर देखिए बस, बाकी हर एक चीज़ आपको कवर अप करवाई गई हैं। हाँ, प्रैक्टिस आपका अलग-अलग करना है। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपी टेट की यूपी टीजीटी की प्रैक्टिस करेंगे और आपका पीजीटी में अ, अच्छे मार्क ले आएँगे या फिर DSSS में ले आएँगे, नहीं। हर एक अगर हम कहें स्टेट का या फिर हर एक पोस्ट का अपना-अपना अलग-अलग लेवल होता है। पढ़ते हम एक ही चीज़ हैं, लेकिन पेपर का जो लेवल होता है वो अलग-अलग होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जब आप नेट की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आप पढ़ते वही हैं जो आप टीजीटी, पीजीटी में पढ़ते हैं, वही आप लगभग चीज़ें नेट के लिए भी पढ़ते हैं। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि आपके जो पेपर 1 है और रिसर्च की बात कर रहे हैं। हम आपके होम साइंस की बात कर रहे हैं। तो आप पढ़ते वही हैं, लेकिन कभी भी आप सिर्फ़ टीजीटी के प्रैक्टिस से आप नेट नहीं निकाल सकते हैं। नेट निकालने के लिए आपको नेट की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
ठीक? तो आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ये कि हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है, क्या नहीं। थ्योरी आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने रिसर्च को छोड़कर। रिसर्च हमने अपनी क्लास में नहीं किया है और वो मैं रिसर्च आपको करवा भी नहीं सकती हूँ। तो आप जो है आप सिर्फ़ मैं आपको होम साइंस ही करवा सकती हूँ, जो कि आपके पाँचों ब्रांच हैं। साथ ही साथ हमने फिजियोलॉजी भी किया है और हेल्थ साइंस भी किया है। तो आप लोग बस रिवीज़न पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार से हों, चाहे आप दिल्ली से हों, चाहे आप यूपी से हों, आप चाहे झारखंड से हों, चाहे आप उत्तराखंड से हों, कहीं से भी हों, प्रैक्टिस आपको अपने अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक? बाय बाय, टेक केयर।